हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी इनसाइट। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन फॉर 10+2 लेक्चरर पोस्ट के लिए एंड द सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू कवर इज सोशियोलॉजी। आवर अप्रोच विल बी स्पाइरल एंड इसमें हम रेंडमली सिलेबस से किसी भी एक यूनिट को लेंगे और इसके साथ हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट यूनिट। हमारा फर्स्ट यूनिट जो हम स्टार्ट करेंगे इट इज एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। इसमें हम दो सब टॉपिक्स की बात करेंगे, क्लासिकल थिंकिंग ऑन एनवायरनमेंट एंड इट्स सोशल इम्पैक्ट। क्लासिकल थिंकिंग ऑन एनवायरनमेंट में जो हमारे बड़े बड़े थिंकर्स हैं लाइक कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खाइम, इन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट रहता है इसके बारे में बात की है। So let us get started with the first thinker for today, Karl Marx. कार्ल मार्क्स ने वैसे तो एक्सप्लिसिटली स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट के बारे में तो कुछ नहीं कहा, बट उन्होंने एक रिलेशनशिप की बात की, ह्यूमन वर्सेस नेचर। हमारे सोसाइटी का नेचर पे क्या इम्पैक्ट रहता है, सोसाइटी अपने सर्वाइवल के लिए एनवायरनमेंट को कैसे यूज करती है और इसका एनवायरनमेंट पे क्या असर रहता है, इसके बारे में मार्क्स ने बात की। He majorly, primarily told us that how human societies interact with nature in the context of economic production and class struggle. As you all know, कार्ल मार्क्स का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है क्लास स्ट्रगल के साथ, जिसमें इन्होंने बात की थी हमारी सोसाइटी में बनी हुई क्लासेस के बारे में, जहाँ पे हायर क्लासेस लोअर क्लासेस को कैसे एक्सप्लॉइट करती हैं फॉर इकोनॉमी। Now we are going to study some points regarding Marx's classical thinking on environment. So the first important point जिसके बारे में कार्ल मार्क्स ने बात की वो था रोल ऑफ नेचर इन प्रोडक्शन। मार्क्स ये मानते थे कि ह्यूमन बीइंग अपने सर्वाइवल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए नेचर पे डिपेंड करता है। इसके बारे में उन्होंने बात की अपनी बहुत इंपॉर्टेंट बुक इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। इस बुक का नेम आप कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम एग्जाम में पूछ सकते हैं, इस बुक के बारे में पूछ सकते हैं, हु हैज रिटन दिस बुक। मार्क्स ने डिस्कस किया कि लेबर और नेचर दोनों इंटरवाइन प्रोसेस है प्रोडक्शन का। मार्क्स ये मानते थे कि ह्यूमन बीइंग अपनी फैसिलिटीज के लिए, अपनी रिसोर्सेज के लिए नेचर पे डिपेंड करता है और इसका एक इम्पैक्ट रहता है नेचर पे। अगर हम नेचर से कुछ ले रहे हैं तो उसका डेफिनेटली कोई ना कोई इम्पैक्ट नेचर पे भी हो रहा है। He said labor is not just a transformation of raw material into product, but also a form of interaction with nature. Marx notes the earth provides the raw material that humans modify and shape through their labor. हम लोग जो भी चीजें आज यूज करते हैं ये नेचर ने एज इट इज हमें प्रोवाइड नहीं किया है। हम नेचर से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करके उनको यूजेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, बट इन सब चीजों का एनवायरनमेंट पे कोई इम्पैक्ट रहता है। फॉर एग्जाम्पल आज हम प्लास्टिक बॉटल्स का यूज करते हैं, वी ऑल यूज प्लास्टिक बॉटल्स इन डिफरेंट वेज। अब इन प्लास्टिक बॉटल्स की वजह से आज के टाइम में माइक्रो प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। हमारी जो फॉरेन एजेंसीज हैं उन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया है, यूनिवर्सिटीज ने इसके बारे में रिसर्च किया है और उन्होंने ये पाया कि माइक्रो प्लास्टिक अब ह्यूमन ब्लड में भी आ चुका है बिकॉज हम लोग प्लास्टिक को इतना यूज कर रहे हैं। हमारी मैरीन लाइफ इससे इम्पैक्ट हुई है और हमारे थ्रू आउट द ग्लोब हमें ग्लोबल वार्मिंग भी देखने को मिल रही है इसी की वजह से, द प्लास्टिक दैट वी आर यूजिंग। कार्ल मार्क्स ने कहा कि ह्यूमन बीइंग जो भी एक्टिविटीज करता है, ऑल्दो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड नेचर, बट अगर हम उसको सस्टेनेबली यूज नहीं करेंगे तो उसका एक एडवर्स इम्पैक्ट होगा हमारी नेचर पे। इसको एक एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे।
The extraction of resources like timber or mineral transforms nature, which can have an environment consequence if done unsustainably. अगर हम नेचर को अनसस्टेनेबली एक्सप्लॉइट करेंगे, हम उससे चीजें एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे और उसको रिप्लेनिश होने का टाइम नहीं देंगे, उसका एक एडवर्स इम्पैक्ट रहेगा हमारे नेचर पे, जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए बहुत बुरा होगा. Marx recognized that labor in its material form is a dynamic interaction with nature. उन्होंने कहा कि labor और nature ये दोनों, इन दोनों की इंटरेक्शन डायनामिक है. जब इन्होंने इस बारे में बात की थी वो ईयर था 1844, और उस टाइम पे हमारे नेचर में जो आज हम कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की, वो देखने को नहीं मिलती थी. बट आज के टाइम पे ह्यूमन ने नेचर को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया है कि हमें उसको वापस से रिप्लेनिश करने में इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. Now with this, we have come to the second point, the exploitation of nature as a part of capitalism. इसमें मार्क्स ने कहा कि कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट करती है दोनों लेबर और नेचर को. देयर वॉज ए टाइम जब ह्यूमन बीइंग नेचर को यूज तो करता था, बट देयर वर वेज जहाँ पे वो नेचर को, जो वो नेचर से ले रहा है उसको वापस देने की कोशिश करता था. बट इसके साथ बर्थ हुआ कैपिटलिज्म का, जहाँ पे हायर क्लासेस ने लोअर क्लासेस को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया और लेबर्स को हायर करके एक्सट्रैक्शन शुरू की नेचर से रॉ मटेरियल की, जिसके बाद उन्होंने बहुत ही ज्यादा वर्स्ट वेज में नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया. Under capitalism, the drive for profit leads to the over extraction of natural resources. जब कैपिटलिज्म में कंपटीशन स्टार्ट हो गया तो उसके बाद लेबर्स को यूज करके कैपिटलिस्ट ने ओवर एक्सट्रैक्शन करना स्टार्ट कर दिया नेचुरल रिसोर्सेज की, विदाउट थिंकिंग कि इसका आने वाले फ्यूचर में नेचर पे क्या इम्पैक्ट होगा, जिसकी वजह से हमारा नेचर डिग्रेड हो गया और हमारी नेचर में जो फॉरेस्ट कवर था वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गया. इन्होंने एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट के बारे में बात की, और जिसके बाद इन्होंने एक्सप्लिसिटली रॉ मटेरियल की एक्सट्रैक्शन को इम्पैक्ट किया. Capitalists, driven by the need to accumulate capital, exploited both workers and natural resources without regard for the long-term consequences, जिसके बारे में हमने बात की कि इन्होंने इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया दोनों वर्कर्स और नेचर को कि ये लोग भूल गए कि इसका आने वाले फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट रहेगा. मार्क्स ने अपनी बुक में ये नोट डाउन किया कि कैपिटलिस्ट जो थे वो नेचर को एक कमोडिटी की तरह देखते थे और उनको लगता था कि ये सिर्फ उनके प्रॉफिट के लिए है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गई. और उन्हें लगता था कि नेचर को कंट्रोल किया जा सकता है और नेचर से हम चीजें एक्सट्रैक्ट करके प्रॉफिट को कमा सकते हैं, एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम for economic gain with a little regard for sustainability. आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, बट उस टाइम पर हमारी सोसाइटी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कोई बात नहीं थी. वहां पे चीजें प्रेजेंट जो उस टाइम की जनरेशन थी उसके लिए यूज की जा रही थी, विदाउट एनी रिगार्ड टू द फ्यूचर जनरेशन. ओके, सो अपने थर्ड पॉइंट में कार्ल मार्क्स ने बात की मेटाबॉलिक रिफ्ट की. From this term metabolic, we can understand that it is a particular form in which societies establish and maintain their material input from an output to nature. हम नेचर से क्या ले रहे हैं और नेचर को क्या वापस दे रहे हैं, इसी का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया मेटाबॉलिक रिफ्ट में. One of the Marx's most influential contribution to environmental thought is his concept of metabolic rift. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इम्पोर्टेंट. दिस कैन बी आस्क्ड कि मेटाबॉलिक रिफ्ट के बारे में कौन से थिंकर ने बात की है. दिस टर्म रेफर्स टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ नेचुरल साइकिल्स एंड प्रोसेसेस.
कार्ल मार्क्स ने कहा कि हम लोग नेचर का एक नेचुरल साइकिल है अपने आप को रिप्लेनिश करने का। अगर हम उसको एक इतने ज्यादा पॉइंट पे खराब कर देंगे कि वो अपने आप को रिप्लेनिश ही ना कर पाए, इसका एक इम्पैक्ट रहेगा हमारे नेचर पे। So basically, this refers to the relationship between human societies and the environment caused by capital production. Metabolic rift में कार्ल मार्क्स ने बात की कैपिटलिस्ट्स के बारे में, जिन्होंने अपनी इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए, अपनी इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए नेचर को, एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया कि उन्होंने नेचर को वापस रिप्लेनिश होने का चांस ही नहीं दिया। In pre-capitalist societies, there was a more harmonious relationship between human labor and nature. There was a time when ह्यूमन और नेचर के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप था। पॉपुलेशन कम थी, लोगों को जो रॉ मटेरियल की जरूरत थी उसका नंबर कम था। पर जैसे जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ होती गई, कैपिटलिस्ट ने नेचर से रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करने में और ज्यादा फास्टनेस दिखाई। However, under capitalism, this relationship disrupted. Now, metabolic rift में मार्क्स ने आर्ग्यू किया कि कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन sever the connection between human society and the natural world. प्रॉफिट कमाने के लिए जो कैपिटलिस्ट क्लास थी, उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया लेबर क्लास और नेचर दोनों को ही। फॉर एग्जाम्पल, द रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर विदाउट replenishing them leads to soil degradation, a disruption of natural metabolic cycle. Like I told you कि ह्यूमन और नेचर के बीच में जो रिलेशनशिप था, उसको कैपिटलिस्ट ने बिल्कुल खराब कर दिया। और जैसे जैसे रॉ मटेरियल की एक्सट्रैक्शन का नंबर बढ़ता गया, हमारी जो नेचर की कैपेसिटी थी खुद को रिप्लेनिश करने की, और वो इतनी ज्यादा खराब हो गई कि इसका एक बहुत एडवर्स इम्पैक्ट हमें हमारे नेचर के ऊपर देखने को मिला। सो आज हमने अपने इस लेक्चर में 3 सब टॉपिक्स की बात की। First thing we discussed was the role of nature in production. Second thing we discussed was the exploitation of nature as a part of capitalism. And the third was the concept of metabolic rift. I hope आज का लेक्चर आपके लिए बहुत important और fruitful रहेगा। मिलते हैं आपको इस सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, stay tuned, study करते रहिए। Take care.